हेलो एंड वेलकम। मनी नाइन के प्राइम शो में फिर एक बार स्वागत है आपका। और ये साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर चल रही है और हम आपके लिए फिर एक बार हाजिर हो गए हैं आपके पोर्टफोलियो की पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए कि आपने जो निवेश किए हैं वो कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, सही है कि नहीं है, उसमें क्या बदलाव की जरूरत है, ये आज हम समझेंगे। और थोड़ा सा जानेंगे कि अगला जो साल आने वाला है उसमें क्या कुछ नई रणनीति अपनानी चाहिए सिप के हिसाब से, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या नया करने की जरूरत है, वो समझेंगे। और जाहिर है समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे जो गेस्ट हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्ट एट एज के फाउंडर शरद टंडन जी। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित, एंड धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। जी सर, जैसा कि मैं अभी दर्शकों से बात कर रहा था और मैं बोल रहा था कि भाई आज साल का आखिरी दिन है, 31 तारीख है और हम हाजिर हैं एज ऑलवेज प्राइम के शो में। हम लोगों को जो है जनरली जो उनके सवाल होते हैं मन में कि भाई हमने सिप तो कर ली है लेकिन पता नहीं ये सिप सही है नहीं है, क्या हमने कहीं कोई चूक तो नहीं कर दी है, कोई ऐसा फंड तो नहीं ले लिया जो भविष्य में कोई फायदा ना करे या उतना ना करे जितने की वो उम्मीद कर रहे हैं, या उनका जो पोर्टफोलियो वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मन में तमाम सवाल होते हैं सिप करने वालों के लेकर, और बाजार की स्थिति को देख के वो उस तरह शायद आकलन नहीं कर पाते। तो वो आज हम थोड़ी गणित हिसाब किताब करेंगे कि अगला साल जो आने वाला है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या हम रणनीति अपना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, वो करेंगे। और फिर हम अपने जो है दर्शकों के सवाल लेंगे। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि नया साल लगने जा रहा है कल से, तो 2026 को लेकर आप बाजार को कैसा देख रहे हैं, क्या आप लेकर चल रहे हैं कि अगला साल कैसा होने जा रहा है बाजार के लिहाज से? रोहित, पहले तो आपके दर्शकों को सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड होपफुली इट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो कंपेयर टू 2025। आज की तारीख में अगर हमको मान के चले हमें आगे से गोइंग फॉरवर्ड के लिए कुछ पोर्टफोलियो बनाना है, तो हमारे लिए एक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं। आज की तारीख में भारत को जैसे 10 साल पहले हम कहते थे एकला चलो अकेले इकोनॉमी, वैसे तो है नहीं, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी ग्लोबल इकोनॉमी में पहले 2-3 पैरामीटर अगर हम लोग देखें तो क्या दिक्कतें हैं। एक तो आज की तारीख में 3 बड़ी डेवलप्ड मार्केट जो है यूएस, यूके, जापान, तीनों का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के ऊपर है। मतलब उनके जीडीपी से ज्यादा उनका डेट है, तो दैट्स अ ह्यूज रिस्क। I was having a chance to join a session on with Jim Walker some time back, and उनका कहना था कि US might be in a recession in this calendar year। अभी होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उनका अपना मानना अनुमान है। एंड जिम इज एक प्रिटी डिसेंट बड़ी वॉइस ऑन द इमर्जिंग मार्केट्स। दूसरा, अगर आप देखें हिंदुस्तान में हम लोग परेशान क्यों, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, लेकिन ये गिरावट एक तरफा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा इस स्लाइड में कि डॉलर जो है डैक्स के अगेंस्ट, यूरो के अगेंस्ट भी कमजोर हो रहा है, उसके बावजूद रुपया कमजोर हो रहा है। अब तीसरा पैरामीटर हमने देखा पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, आई थिंक अप्रैल मार्च वाज द लोएस्ट जब सबसे ज्यादा एफआई आउटफ्लो हुआ था। नाउ इंडिया में टिपिकली एफआई आउट इनफ्लो जो आता है वो करीब 75% आपका ईटीएफ्स के थ्रू आता है, जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ है, एंड 25% आपका डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आता है। इस बार के नंबर को देखने में आउटफ्लो का जो नंबर आएगा अपने को 3 हिस्से में ब्रेक करना चाहिए वो नंबर। एंड ऑफ एंड में बता रहा हूँ बिकॉज टोटल आउटफ्लो आपको दिखेगा 2,28,00,000 के आसपास दिखेगा आउटफ्लो एफआईज का। बट उसमें ध्यान रखना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में कितना गया, बिकॉज कई सारे प्राइवेट इक्विटी का आउटफ्लो दिखेगा, कई एनएफओज आए, जो आईपीओज आए कंपनीज के, उसमें लिस्टिंग हुई तो पैसा बाहर गया प्रमोटर के पास। नेट आई थिंक अराउंड 78,000-80,000 करोड़ के आसपास पैसा वापस गया है। अभी ये इस लाइट में गया है कि उनका कोरिया में, जापान में, चाइना में, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में 30 से 40% का रिटर्न बन रहा है। और अगर मैं सिंगापुर या वॉशिंगटन में बैठा हूँ जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है 15 अदर ज्योग्राफी में डालने के लिए, हिंदुस्तान ने रिटर्न नहीं बना के दिया है इस कैलेंडर ईयर में, तो पैसा बाहर गया है। बट अगर यूएस, यूके में रिसेशन होगा तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा और आना चाहिए। एंड ट्रम्प साहब डॉलर तो प्रिंट कर रहे हैं, उसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। अगर वो सस्ता पैसा होगा
तो पैसा इमर्जिंग मार्केट में आना चाहिए। अगर इमर्जिंग मार्केट में आएगा तो इंडिया को अपना ड्यू शेयर अराउंड 15 से 20% मिलना चाहिए अगले कैलेंडर ईयर में। ये हमारा मानना है। दूसरा, हिंदुस्तान का डोमेस्टिक अगर आप रीजन देखेंगे, क्या-क्या पॉजिटिव हुआ है। एक तो पिछले बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स बढ़ाए गए, तो 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम प्रैक्टिकली सबकी है। दूसरा क्या हुआ, आपका 8th पे कमीशन लग गया। सो अभी गवर्नमेंट 1 करोड़ 20 लाख करीब जो एम्प्लॉय हैं टोटल गवर्नमेंट के आसपास, उनके पास एरियर्स आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीएसटी कम हुआ है। ये 3-4 चीज़ों का जो इम्पैक्ट आएगा थोड़ा लैग से आता है। अब लैग आएगा 5-6 महीने में। अगर ये सब पैरामीटर को आप देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है हिंदुस्तान में क्या चलना चाहिए। बिकॉज हम जिस रिटेल निवेशक की बात करें वो ग्लोबल तो एक्सपोजर ज़्यादा लेता नहीं, रिटेल इंडिया में लेता है या म्यूचुअल फंड का कोई ग्लोबल फंड ले लेगा तो उसके थ्रू ले रहा है, बट वो छोटा होता है। तो इंडिया में क्या चलना चाहिए, हमारे पास थोड़ा एक्सेस पैसा होगा खर्चा करने के लिए। अभी हमको देखना पड़ेगा वो किस सेगमेंट में खर्चा हो रहा है। अगर आज की तारीख में लोग ट्रेन से चलने हैं, क्या प्लेन से जाने लगेंगे, क्या उनके घर में एक एसी है 2 एसी लेने लगेंगे, वो हमको 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर देना पड़ेगा। ये दिसंबर एंड के नंबर जब आएंगे वाइट गुड कंपनीज के अपने को पता चलेगा, एंड उसके हिसाब से एक डायरेक्शन वो हो सकता है। दूसरा क्या है कि इंडिया की आज की एवरेज डेमोग्राफिक एज 28-29 साल के आसपास है। तो यहाँ से लेके अगले 20 साल तक इंडिया की ये डेमोग्राफिक बायसनेस जो पॉजिटिव है फॉर हैविंग इनहांस इनकम, वो इनकम जो बढ़ेगी पर कैपिटा, उसके कारण कंजम्पशन पैटर्न चेंज होंगे। तो हम प्रॉब्ली पहले डोमेस्टिक हॉलीडेज जाते थे, ऑफशोर जाने लगेंगे, साल में 1 बार जाते थे साल में 2 बार जाने लगेंगे, डेटा सेंटर्स इंडिया में बन रहे हैं। उसी तरह आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, रोड स्पोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। कैपिटल मार्केट अगर आज की तारीख में आप देखेंगे 13 करोड़ 14 करोड़ डीमैट अकाउंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे करीब 6 से 7 करोड़ ही यूनिक इन्वेस्टर है। तो अभी आप पोटेंशियल देखिए, हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास, उसमें से कमाने वाले करीब 80 से 90 करोड़ होंगे, उनमें से खाली 13 करोड़ का डीमैट है और 6 करोड़ का आपका ही है। अब इसका क्या हो गया कि पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, हमें आज की तारीख में, एंड ये एक 19वीं शताब्दी के इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनको कई बार कोट करता हूँ बिकॉज जैसे अपने यहाँ रामायण महाभारत कोट करते हैं उस तरह वो इकोनॉमिक्स के एक प्रिंसिपल है, वेरी सिंपली। उनका कहना था, एंगल्स साहब का, एंगल्स लॉ उसको बोलते हैं, कि अगर आदमी के पास पैसा कम होता है तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस उसके उस पैसे में से खाने पे ज्यादा होता है। जैसे जैसे उसकी पैसा बढ़ता है वो ध्यान देता है अपनी हेल्थ पे, पढ़ाई पे, एस्पिरेशनल गोल्स पे। जो आज की तारीख में मॉडर्न एमबीए में पढ़ते हैं हम लोग, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। अगर ये देखेंगे तो कंजम्पशन कहाँ जाएगा, हेल्थ केयर में जाना चाहिए, एजुकेशन में जाना चाहिए। ये 7-8 सेक्टर हैं, अगर इनको हम प्ले करेंगे, एंड ये पोर्टफोलियो जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि सबका 24 से महीने से ऊपर का होराइजन है, बिकॉज ये पहले 6 महीने में तो परफॉर्मेंस एक साथ होगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क है कि यूएस मार्केट में उनका गवर्नमेंट का बोरोइंग का रिन्यूअल बहुत ज्यादा ड्यू है। एंड आज की तारीख में यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इज अराउंड 6.5 4, एंड इंडिया के 6.5, तो 2.5% का ही अंतर बचा है। पहले ये अंतर 6-7% का होता था। तो यूएस 4.5-5% पे क्या अपने डेट रोल ओवर करेगा, आई डाउट इट। सो नीचे लेके जाएगा, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करेंगे, हार्ड लैंडिंग जैसे लोग बोलते हैं हुई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये देखिए, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, बट अभी से आप दाना चुगने लगे ये 7-8 सेक्टर में, तो आपका पोर्टफोलियो शुड डू वेल। एग्जैक्टली मतलब आफ्टर 6 और 8 मंथ वो एग्जैक्टली चीजें क्लियर होंगी कि जो 8th पे कमीशन का है या जो भी चीजें हैं, उसके बाद जब लोगों के पास चीजें एक्सपेंस करने के लिए हाथ में पैसा होगा, देन आपको मार्केट में दिखाई देगा कि कहाँ ज्यादा बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली अच्छा सर, एक चीज जो मैं समझना चाहूंगा जो हमारे आम दर्शकों के लिए होनी चाहिए कि अब उनको, क्योंकि ठीक है बाजार ड्राइव कैसे करेगा वो समझ आ रहा है कि आने वाले कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या ये चलते हुए बाजार के साथ ही मतलब गो विद द फ्लो, और थोड़ा थोड़ा अलग से अपने आप से कुछ सोचने की जरूरत है कि हाँ नहीं, हम मुझे इस तरफ यही डायरेक्शन चुनना है या मुझे यही पर्टिकुलर, लाइक कुछ लोगों को पसंद होता है कि ये सेक्टर ज्यादा बढ़िया है तो ये इसको चूज करेंगे, ये चलेगा नहीं चलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो रोहित, ये सबके अपने अपने रिस्क पैरामीटर देखने पड़ेंगे इंडिविजुअली, बट जनरली मैं बता सकता हूँ, अगर हम माने हम जिस तबके में अभी बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर की,
उनका होराइजन है, एक पोर्टफोलियो बना 15 से 20 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं। एंड जो वो एसआईपी कर रहे हैं वो एक गोल से लिंक कर रहे हैं, विच कैन बी 5 साल बाद होगा, 8 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। अभी उसके बेसिस पे आपको ये अपना अपना पोर्टफोलियो में एलोकेशन करना पड़ेगा। जनरली मेरा गाइडलाइंस इज वेरी सिंपल, एंड जो सामान्यतः मार्केट में आप सुनते हैं कमेंटेटर से, उससे उल्टी होती है। जितनी कम आपकी उम्र हो, आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा होना चाहिए। और जहां आप 50 के दशक में आने लगे, अपने 5वें दशक में रहें उम्र के पड़ाव पे, तो आपका लायबिलिटी कम होता है, तो आप रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ जाती है। हमारी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम कब होती है? जब 35 से 50 साल के बीच में होते हैं, जब हमारे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, कुछ होम लोन्स है, कुछ चुका रहे हैं, तो उसमें टाइम पे हमारी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम है। 25 से 35, 50 से ऊपर आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा होती है थ्योरेटिकली ऑल्सो, लेकिन हम उनको मानते नहीं है, तो परसीव्ड नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये दो पॉकेट्स जो अपने इन्वेस्टर की एज ग्रुप की अगर आप बांटेंगे, और एक पैरामीटर इसमें और जोड़ दें, अगर आपकी इनकम 2 से 3 गुना हो गई आपके खर्चे की, तो आपका पोर्टफोलियो में 50 से 60% मिड, स्मॉल एंड सेक्टोरल फंड में होना चाहिए, इक्विटी पोर्शन का। मैं इमरजेंसी कॉर्पस अलग रखना चाहता हूँ, एंड इमरजेंसी कॉर्पस मेरे लिए शायद 6 महीने का हो सकता है, आपके लिए 8 महीने का हो सकता है, किसी के लिए 12 हो सकता है, किसी के लिए 2 महीना हो सकता है। अपना अपना इमरजेंसी कॉर्पस अलग रखें। उसके बाद जो इक्विटी में एक्सपोजर ले रहे हैं, आपका 50 से 60% मिड, स्मॉल, सेक्टोरल फंड में होना चाहिए। 25 से 35 साल की उम्र में 80% में जा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम पानी की सतह के नीचे ही रहना चाहते हैं, तो हमको लार्ज कैप क्या रिटर्न देगा? 12% के आसपास लॉन्ग टर्म निफ्टी का एवरेज है। मिड कैप करीब 15 से 16 का देता है, स्मॉल कैप 18 से 20 देता है, अगर आपका होराइजन 10 साल के ऊपर का है। आपका वोलेटिलिटी रहेगा, लेकिन यही सेगमेंट है। दूसरा कारण क्या है जो मैं कह रहा हूं स्मॉल और मिड कैप में आप ज्यादा रहिए? आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है कंपनियों का, वो उन कंपनियों का नहीं आ रहा है जो ग्रो कर रही हैं। सो आज की तारीख में कोई फंड हाउस से अगर आप बात करें, कहेंगे हम 500 से 1000 कंपनी के बीच में ट्रैक करते हैं, और आज की तारीख में 1000 जो कंपनी है, 1000 रैंक्ड कंपनी, उसकी मार्केट कैप 8-9 लाख करोड़ से ऊपर की है। अगर वो उतनी बड़ी कंपनी हो गई, जो पहले से आज 10 साल पहले देखें, शायद लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनियां उस कैटेगरी में आती है, 8 लाख 9 लाख करोड़ के आसपास। तो एमफी के हिसाब से 31 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 60% से ऊपर मिड कैप में कंपनियां होती हैं, और उसमें 0% इन लार्ज कैप। 30 करीब सेगमेंट ऐसे हैं, सेक्टर उनके हिसाब से, जिसमें मिड और स्मॉल कैप मिला के 100% एक्सपोजर है। एंड उसमें आप डिफेंस बोल सकते हैं, कुछ कैपिटल मार्केट कंपनीज बोल सकते हैं। अगर आपको वो सेगमेंट खेलना है, तो आपको स्मॉल और मिड कैप में रहना ही है। अब उसको आप खेले चाहे सेक्टोरल फंड से, एंड सेक्टोरल फंड भी दो हो सकते हैं। मेरे जैसा आदमी बोल सकता है मेरे को सेक्टर समझ आता है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर ले लूँ, ट्रांसपोर्टेशन का ले लूंगा, पावर का ले लूंगा। एक रिटेल इन्वेस्टर है मान लीजिए, जिसको उतना मार्केट नहीं समझ में आता, तो क्या करना चाहिए? थीमेटिक फंड है जो 2-3 सेक्टर लेंगे, या आप एक ऐसा फंड ले लें मैन्युफैक्चरिंग टाइप का, जो कटिंग अक्रॉस 4-5 सेक्टर है, जिसका एक ही थीम है, जो कैपेक्स कंपनियां कर रही हैं, जो इंडिया में बन रही है, वो वाली कंपनीज में पैसा डालेंगे। तो अगर आप देखेंगे पिछले कैलेंडर ईयर में भी मैन्युफैक्चरिंग फंड का रिटर्न लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप रिटर्न जो है उसके बराबर ही होगा। आपका अगर सेक्टर सही होगा, जैसे हमने लास्ट ईयर, मैं ये नहीं कहता ये इस बार रिपीट होगा। सो लास्ट ईयर जनवरी में हमने इन्वेस्टर्स के लिए एक न्यूज़लेटर पब्लिश किया था, हमने उसमें 6 सेक्टर बोले थे जी: ऑटो, कैपिटल मार्केट, फार्मा, टूरिज्म, आईटी एंड बैंकिंग का एनबीएफसी वाला पीस। सो कंबाइंड था कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, एंड हमने उसमें न्यूज़लेटर में पब्लिश किया था, प्रिंटेड है विद द इन्वेस्टर्स। H1 विल बी पीरियड टू एक्यूमुलेट, H2 विल वेयर यू विल मेक मनी, एंड वैसे ही मार्केट ने प्ले आउट किया है। आज की तारीख में आईटी के अलावा ऐसा कोई सेगमेंट नहीं था ये 6 सेगमेंट में से जो परफॉर्म नहीं किया। अगर ऑटो, पीएसयू बैंक्स वगैरह आप देखेंगे, या स्मॉलर एनबीएफसी, 30 से 40% का रिटर्न लास्ट ईयर कैलेंडर में भी है। अब उसको आप कंपेयर किससे कर सकते हैं? तो देखने में लगता है सेक्टोरल फंड रिस्की हैं, लेकिन एबनॉर्मल रिटर्न अगर आपका सेक्टर बनेगा, या मार्केट पार्लेंस में बोले अल्फा क्रिएट करना, वही एक तबका कर पाएगा आपके लिए। तो अब अपने आप को देखना पड़ेगा, हम हटाएंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब गो विद द फ्लो, या अपनी इच्छा अनुसार चूज करने की जगह थोड़ा अगर स्ट्रेटेजी से आप काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा नए साल के हिसाब से, कि आपको लार्ज में जाना है, मिड में जाना है, कि स्मॉल में जाना है, विच वन इज बेटर फॉर यू।
इट्स डिपेंड कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है इसके लिए। चलिए सर, अब एक बार अपने जो दर्शक हैं जो उन्होंने पोर्टफोलियो भेजे उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके वो ले लेते हैं, फिर हम कुछ एक सवाल और आखिर में करेंगे। सबसे पहला पोर्टफोलियो है टुन्नू शाहू जी का। लिख रहे हैं, क्या मेरे पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है? तो इनका जो पोर्टफोलियो मैं एक बार आपको बता देता हूं सर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में ये 2000 की सिप कर रहे हैं मंथली। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में भी ये 2000 की सिप कर रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड में ये 2000 की सिप कर रहे हैं। एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में भी ये 2000 की सिप कर रहे हैं और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी ये 2000 की सिप कर रहे हैं। ओवरऑल 10,000 की ये मंथली सिप कर रहे हैं सबको मिला के। हालांकि इन्होंने अपनी एज और कोई गोल सेटअप नहीं लिखा है कि भाई ये क्या चाह रहे हैं, कब तक का कितना बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सर इनका जो ये दिख रहा है पोर्टफोलियो, उसके हिसाब से आपको कोई बदलाव की नीड लग रही है? ये ठीक लग रहा है या कुछ और बेहतर हो सकता है इसमें? टुन्नू जी, हमारा ये ओपिनियन देने के पहले 2 डिस्क्लेमर हैं जो हमने अजम्पशंस लिए हैं कि आपका पोर्टफोलियो 10 साल से ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं। दूसरा, भविष्य में जब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी इस पोर्टफोलियो में और ऐड करेंगे। पहले तो आपको बधाई हो, आपने एक शुरुआत की है। 10,000 छोटा अमाउंट नहीं है, आज की तारीख में बड़ा अमाउंट है। आप एक चीज चेक कर लीजिए, आपके जो भी टैक्स अकाउंटेंट होंगे, कि आपको एचडीएफसी टैक्स सेवर में जरूरत है 2000 का एसआईपी का कि नहीं। अगर आप सेकेंड रेजिम में चले गए हैं, नई रेजिम में, तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बदलाव वहां पे हो सकता है। दूसरा, आपने क्या किया है, 2 एचडीएफसी के फंड लिए, 2 प्रूडेंशियल के फंड लिए, एक क्वांट का है। अभी आप ये फंड समझ लिए क्या है। एक लार्ज कैप तो क्लीन लार्ज कैप है, जो अगेंस्ट आप कंपेयर करेंगे बीएससी 30 या निफ्टी 50 के अगेंस्ट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी क्या होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट फंड है उन क्लाइंटों के लिए जिनको मार्केट में ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि उसमें फंड में क्या करता है, स्ट्रैटेजिक कॉल लेता है। जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही कंपनी की या कोई एक सेगमेंट चल रहा है, टैक्टिकल एलोकेशन करते हैं फंड्स के। एंड ये फंड ने, अगर आप जैसे हम बात कर रहे थे रोहित अभी थोड़ी देर पहले, प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटी, आई थिंक इफ आई गेट द नंबर्स राइट, लास्ट कैलेंडर ईयर में 10 से 12% का रिटर्न दिया है, बिकॉज वो प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप बायस थे। बट आप 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे, उनका 27 से 28% का रिटर्न एनुअलाइज्ड है। सो वो टैक्टिकल एलोकेशन है, परफेक्ट फंड है। मिड कैप आपका अच्छा प्रोडक्ट है, एचडीएफसी मिड कैप। ईएलएसएस आप एक बार चेक कर लो। 2 ही चीज का बदलाव मैं आपको बोल सकता हूं। आपका जो प्रूडेंशियल लार्ज कैप है, मेरा सजेशन है आप उसको, अगर 10 साल का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो अगर प्रूडेंशियल में ही रखना है तो उनके थीमेटिक फंड में एक बार देखें। अदरवाइज आप कोई भी अच्छा एक मिड कैप ऐड करें। मेरा सजेशन ये, क्वांट स्मॉल कैप से बेटर, आपको परफॉर्मेंस नहीं बता रहा हूँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे अगर बताऊंगा तो कई दूसरे फंड्स आपको इंडस्ट्री में बेटर मिल जाएंगे। जैसे निपॉन का मिल जाएगा आपको, इन्वेस्को का स्मॉल कैप मिल जाएगा। एक बार आप उसको कंपेयर कर लें जो आपके उसमें बैठे। अगर आपका टैक्स सेविंग में नहीं करना है तो मेरा सजेशन ये है, वो 4000 का एक ही फंड में एसआईपी चला रहे हैं या 2-2 करके 2 स्मॉल कैप में कर लें, सो आपका रिटर्न थोड़ा बेटर होगा। जी, तो उम्मीद है टुन्नू जी आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। अब हम अपने दूसरे जो दर्शक रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रवि त्रिपाठी जी हैं, इनका सवाल ले लेते हैं सर। लिख रहे हैं एज ऑलवेज वही कि बदलाव की कोई ज़रूरत तो नहीं है पोर्टफोलियो में, और हालांकि इन्होंने कुछ मेंशन भी किया है। लिख रहे हैं, इस निवेश में 10 साल में 2 करोड़ का फंड ये जुटा पाएंगे या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। क्या क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ सर। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ये 10,000 की सिप कर रहे हैं। एचएसबीसी मिड कैप में 10,000 की सिप कर रहे हैं। मारीसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 की कर रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 10,000 की कर रहे हैं और आईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में भी ये 10,000 की कर रहे हैं। टोटल 55,000 की सिप ये मंथली कर रहे हैं फिलहाल सर। तो क्या आपको लग रहा है कि जो ये 10 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं 2 करोड़ के फंड को इकट्ठे करने का, ये इससे पॉसिबल है या इनको थोड़े और एड ऑन करने की जरूरत है? बदलाव की नीड लग रही है आपको इसमें? त्रिपाठी जी, आपके एलोकेशन में 2-3 चीजें सजेस्ट कर सकता हूँ। पहले तो आपको एक थोड़ी बुरी खबर देता हूँ। आप अगर 20-22% रिटर्न बनाएंगे तभी आप 2 करोड़ पहुंच पाएंगे 10 साल में। अब 2 करोड़ अगर हमको पहुंचना है तो उसके 2-3 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप 10% स्टेप अप कर लें हर साल अगर पॉसिबल हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये 10 साल के बजाय आप 15 साल के आसपास का होराइजन रखें, देन यू कैन रीच योर टारगेट।
तीसरा है कि आप कुछ गोल्स अपने ब्रेकअप करें। अगर आप 2 बकेट में बना लेंगे, एक गोल कुछ आपका 7, 8, 10 साल में पूरा हो रहा है एंड एक कुछ पोस्टपोन करके 15 साल में कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू टाइड ओवर। आपने पोर्टफोलियो अच्छा बनाने की कोशिश की है त्रिपाठी जी। एक स्मॉल कैप लिया, एक मिड कैप लिया, एक लार्ज एंड मिड का कॉम्बिनेशन लिया है, एक फ्लेक्सी कैप लिया है और 2 कॉन्ट्रा फंड है। वैल्यू डिस्कवरी और एसबीआई कॉन्ट्रा मोर और लेस एक ही जैसे पोर्टफोलियो चलाएंगे बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ इनहेरेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड देन इन्वेस्ट। मेरा सजेशन एक ही है सर, अगर आप 10 साल का होराइजन है, आपको फ्लेक्सी कैप की जरूरत नहीं है बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आपने स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया, लार्ज एंड मिड कैप लिया, यू योरसेल्फ आर क्रिएटिंग अ फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो। आपको कैटेगरी में डिटेल में समझा सकता हूं। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है, एज अ फंड मैनेजर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लार्ज में जाऊं, मिड में जाऊं, स्मॉल में जाऊं एंड कहीं भी फ्लोट कर सकता हूं। तो पिछले 18 महीने के अगर आप फ्लेक्सी कैप कोई भी उठा के देखेंगे, सबका बायस लार्ज कैप की तरह था। तो आपका से एक लार्ज एंड मिड कैप ऑलरेडी है एंड मेरे का मिड कैप जो है वो भी लार्जेस्ट मिड कैप में डालता है, स्मॉलिश मिड कैप में नहीं जाता, माइक्रो कैप टाइप में नहीं जाता है। सो ये प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप फंड है। आपके पास एक फ्लेक्सी कैप विच वाज रनिंग लार्ज कैप, तो आपका प्रैक्टिकली से 30% ऑफ द पोर्टफोलियो और 27% ऑफ द पोर्टफोलियो वाज रनिंग इनटू अ लार्ज कैप फंड। एंड कॉन्ट्रा फंड भी more often than not there is a slightly larger chunk of exposure into PSUs by default because PSU is undervalued होते हैं या बुक वैल्यू के नीचे वाले PSU बैंक्स होंगे, तो वो लार्ज कैप कैटेगरी होते हैं। तो बेसिकली आपका 30 से 35% एलोकेशन इज गोइंग इनटू अ लार्ज कैप डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 10 साल का होराइजन है, मेरा सजेशन है आप करीब 30% मिड कैप में डालें, 30% स्मॉल कैप में डालें। कुशन के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ आप 10% डालना चाहते हैं लार्ज कैप में रखिए, अदरवाइज टेक अ पंट ऑन 2 सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड and it probably will enhance return compared to this portfolio by 2-3 percentage point, but suggestion very simply 10% का स्टेप अप आप करें 10 साल में, हर साल के हिसाब से, तभी आप 2 करोड़ के पास पहुंच पाएंगे सर। 20% का रिटर्न लेके एक्सपेक्टेशन आप पोर्टफोलियो नहीं बनाए। नॉर्मली आपका 15 से 18% आएगा अगर आपका मिड कैप स्मॉल कैप बायस पोर्टफोलियो होगा, विद अ केवियट, खुदा ना खास्ता अगर 10 साल बाद विच इज से इन 2035 markets are as bad or good as say 2025, your portfolio return will go down by 2-3% for a longer period of time। तो आप उसका एक केविट रखिए, स्टेप अप करिए थोड़ा, आप एसआईपी तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन विच इज स्लाइटली स्ट्रेच, आप 75 से 80 हजार रुपए का एसआईपी चलाएं फ्लैट, तो हो सकता है, विच इज स्लाइटली कंजर्वेटिव रहने में बेटर है आपके गोल्स के लिए। तो 14 से 15% का एनुअलाइज रिटर्न आप माने इंडेक्स देगा इंडिया के हिसाब से, आई थिंक वहां पे आप एसआईपी चाहिए जी। आई थिंक ये इनकी एज भी इसमें मेंशन थी, आई थिंक 43 है, तो ये 10 साल का शायद इसलिए लगे कि 53 55 तक जो है ये गोल अचीव हो जाए, तो आगे का बच्चों की शादी ब्याह के लिए कुछ कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा या तो शादी के लिए खर्चे कम करने पड़ेंगे या इनको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। 20% रिटर्न तो आ जाएगा तो हम आप खुश होंगे, लेकिन सर वो एक्सपेक्टेशन पे आप अपना गोल नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है रवि जी, लेकिन हाँ अगर जैसा कि सर ने कहा थोड़ा सा अगर आप बढ़ा लें और नेक्स्ट ईयर आप उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर लें चीजें, तो फिर शायद आप अपने गोल के करीब पहुंच जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगला सवाल सर हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी ले लेते हैं। जो दर्शक हैं उनका नाम है जुनेद, लिख रहे हैं माय सिप निपॉन लार्ज कैप फंड है इनकी, निपॉन लार्ज कैप में 3000 की सिप कर रहे हैं ये। इसके अलावा एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 1500 सॉरी आई थिंक, और मैं 10% सिप ऐड करना चाहता हूं, प्लीज सजेस्ट मी। ये इनका क्वेश्चन है सर। सो जुनैद साहब, आपने शुरुआत अच्छी की है, 4500 का एसआईपी कर रहे हैं, 10,000 और 10% और बढ़ाना चाहते हैं, तो करीब 450-500 रुपए का एसआईपी और बढ़ाना चाहते हैं आप। आई थिंक ये लिखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इन्होंने सिप ऐड करना लिख दिया है। जी जी। तो जुनैद साहब, अगेन अगर आपका एज 35 से नीचे है, मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बायस में रहें। इंडेक्स के बजाय हिंदुस्तान में एक्टिवली मैनेज फंड्स हैव आउट परफॉर्म।
सो आप निपॉन का जैसे लार्ज कैप चला रहे हैं तो निपॉन का ही स्मॉल कैप ले लीजिए। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट कर रहे हैं तो शायद एसबीआई मिड कैप या स्मॉल कैप में कर लें। सो वहां पे आपके रिटर्न थोड़ा ज्यादा बनेंगे। या आप निपॉन का लार्ज कैप चला रहे हैं, उसके बाद निपॉन ग्रोथ में कर लें, जो विच इज अ मिड कैप फंड, विच इज वेरी गुड फंड। अगर आप 26-27 साल का उनका रिटर्न देखेंगे तो इट विल बी हायर ऑफ 20% CAGR बेसिस पे। उसी तरह आप एसबीआई का, तो एक का आप स्मॉल कैप ले लें, एक का मिड कैप ले लें, अगर यही दो फंड में रखना है। अगर नहीं तो आप प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, कोई भी फंड हाउस से ले लें, बड़े वाले 8-10 फंड हाउस से। कुछ ना हो तो टाटा स्मॉल कैप इज डूइंग वेल, एक वो देख सकते हैं आप उसमें एलोकेशन करें ज्यादा। मेरा अजम्पशन है कि आपकी उम्र 35 साल से कम की है। दूसरा अजम्पशन है कि आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस कहीं पे अलग से प्रोविजन करके रखा हुआ है, विच कैन बी एज सिंपल एज बैंक में एफडी या कैश, वॉट एवर इट इज। जी, तो उम्मीद है जुनेद जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमारे प्राइम मेंबर हैं निहारिका जायसवाल जी। इनका सवाल ले लेते हैं। इनकी एज है 27 साल और पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है जानना चाह रही हैं। हालांकि कोई गोल इन्होंने अपना कोई टारगेट अगर सेट किया तो वो मेंशन नहीं किया है। निहारिका जी अगर आप सुन रही हैं तो ये ध्यान रखें ताकि जब भी दोबारा कभी पूछना पड़े तो ये मेंशन जरूर करें। लेकिन इनकी जो सिप है वो मैं एक बार सर मेंशन तो व्हाट्स योर सजेशन सर, क्या इनको बदलाव की जरूरत है? और गोल हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं, 27 की उम्र है, अगर 15 या 20 साल का भी लेके चल रहे हो या 10 साल का भी लेके चल रहे हो तो क्या ये इनका बदलाव की जरूरत है और क्या इनको एड ऑन करना चाहिए? सो निहारिका, आपने शुरुआत अच्छी की। 27 साल की उम्र है, 24,000 का एसआईपी अच्छी स्टार्ट है। पोर्टफोलियो भी आपने अपने हिसाब से या तो अपने हिसाब से बनाया तो तारीफ के काबिल है कि 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, एक कॉन्ट्रा, एक फ्लेक्सी कैप। अगर किसी पूछा है तो वो बधाई का पात्र है। लेकिन अगेन मेरा सजेशन वही, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था कि फ्लेक्सी कैप आपको क्यों रखना है, ये चॉइस आपकी है। माय सजेशन इज आप बाकी 5 फंड चलाएं। जो फ्लेक्सी कैप है वो वाला पोर्शन आप कोई मेगा ट्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं, डेमोग्राफिक बायसनेस वाले जो ट्रेंड्स हैं, हमने 4-5 अभी डिस्कस किए थे प्रोग्राम की शुरुआत में, उनमें से कोई फंड एक खोज के, अगर बिल्कुल सेफ चाहते हैं तो कोई मैन्युफैक्चरिंग फंड लेके उसमें डालें पैसा, एंड प्रॉब्ली यू विल बी बेटर ऑफ। फ्लेक्सी कैप की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो हम मान के चल रहे हैं 10 से 12 साल का कम से कम होराइजन है, एंड आपकी उम्र भी आपको उतना सपोर्ट करेगी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में। मेरा 2 सजेशन और है जो मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। मेरा बच्चा 23 साल का है, तो आप समझ सकते हैं मोर और लेस सिमिलर एज ग्रुप, कि जब भी आपकी इनकम बढ़े आप अपने इंक्रीमेंट का 50% से एसआईपी बढ़ा दें। क्योंकि आप 100 रुपए में खर्चा कर रही हैं, कल को आपको 110 मिलेगा तो 5 रुपए एडिशनल ले जाए, आप भी खुश रहेंगे। वो 5 रुपए एडिशनल आप अपना एसआईपी बढ़ाएं, जब मौका लगे स्टेप अप करें। दूसरा है, अगर आप एनपीएस में आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मेरे को नहीं मालूम आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि प्राइवेट सेक्टर में है और अपना एनपीएस खुद चला रहे हैं जैसे भी, तो उसमें प्योर इक्विटी वाला ऑप्शन चूज करें जिससे आपको कंपाउंडिंग ज्यादा होगी। जी, और एक एडिशन रोहित दे सकता हूं जो इनके क्वेश्चन में लिखा नहीं, तब भी स्टिल, अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस कर रही हैं तो पहले अपने लिए आयुष्मान भारत सबको 5 लाख का कवर तो दे रहा है, लेकिन मेरा सजेशन है आप 5-10 लाख की एक हेल्थ पॉलिसी ले लें। बिकॉज वो अगर आपने 2-4 साल क्लेम नहीं किया, नो क्लेम बोनस से बढ़ के ज्यादा हो जाएगी, 30-40 लाख रुपए की बन जाएगी। वो आपका एक, इन केस खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 हुआ हेल्थ में तो दैट विल कवर। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो अपनी इनकम के हिसाब से करीब 7-8 गुना एक टर्म प्लान ले लें। ये 2 आप एडिशन कर लें। मेरे को नहीं मालूम आपके पास है कि नहीं, बट मैं जनरली सजेशन दे रहा हूँ आपकी एज ग्रुप पे। दोज आर 2 मिसिंग थिंग्स। तो बिल्कुल निहारिका जी, उम्मीद है आपको, इनफैक्ट आपके सवाल के से अलग आपकी उम्र के अकॉर्डिंग सर ने काफी कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो आपकी एज ग्रुप में करनी चाहिए। अगर नहीं करी हैं तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपको करने की जरूरत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। रक्षित जुनेजा जी हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। 39 की इनकी एज है।
बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं पोर्टफोलियो में, इनका सवाल है। और साथ में लिख रहे हैं कि जो इनका ये निवेश है 20 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, 2 करोड़ का फंड इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो टाइम तो काफ़ी लेके चल रहे हैं और फंड भी बड़ा है, लेकिन क्या ये इनकी सिप के साथ मैच करता है, ये देख लेते हैं। तो एक-एक करके सर मैं फंड आपको बता देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में ये ₹2200 यानी ₹2200 की सिप कर रहे हैं मंथली। एचडीएफसी मिड कैप में ये 2200 की कर रहे हैं। कोटक मल्टी कैप में भी ये ₹2200 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2200 की कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप में भी 2200 की कर रहे हैं और इन्वेस्को स्मॉल कैप में भी 2200 की कर रहे हैं। टोटल ₹13,200 मंथली ये सिप के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये 2200 का मुझे मतलब समझ नहीं आया, लेकिन सर ठीक है। आजकल न्यूमरोलॉजी का जमाना है रोहित, कुछ तो न्यूमरोलॉजी से पूछा होगा। लोग अपना नाम डेफिनेटली चेंज कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो ठीक है। सो जी। रक्षित जी, आप जुनेजा साहब, आपने शुरुआत अच्छी की है। शुरुआत क्या मतलब, आप 40 साल के पड़ाव पे हैं, तो ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये मोटा-मोटा अगर हम 14% रिटर्न मान लें आपके इन्वेस्टमेंट में, तो आप करीब 1.5 से पौने 2 करोड़ के बीच में पहुंचेंगे। अब आपका 2 करोड़ का अगर पहुंचना है तो 10% स्टेप इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 16-17 हजार रुपए की एसआईपी आप कर लें, जो आपके लिए सुविधाजनक लगे। आपने पोर्टफोलियो ठीक बनाया सर, 2 स्मॉल कैप लिए हैं, 1 मिड कैप लिया है आपने, अगेन फ्लेक्सी कैप एंड एक लार्ज एंड मिड कैप लिया है। अब ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में रोहित, अगर इनके सवाल के हिसाब से ही मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश करूं तो अंतर आप समझे क्या है। आपका लार्ज एंड मिड कैप क्या फंड कहता है कि 65% कम से कम लार्ज में रहेगा और बाकी कुछ भी हो सकता है ना। मल्टी कैप क्या कहता है, 25% हम लार्ज मिड स्मॉल में रहेंगे और 25% फंड मैनेजर के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कहता है हम कोई भी ये बैरियर नहीं मानेंगे, जैसा फंड में को लगे वैसा चलाएंगे। नाउ मोर ऑफन देन नॉट पिछले 18 से 24 महीने में आपका फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो लार्ज कैप। मल्टी कैप में जो है फ्लेक्सिबिलिटी वाला 25% वो भी लार्ज कैप में ही था और आपका एक लार्ज कैप है। जब आप 20 साल का होराइजन ले रहे हैं, आपका 50-60 पैसा कम से कम मिड कैप स्मॉल कैप में होना चाहिए और उतने लॉन्ग टर्म में करीब आप एक सेक्टोरल फंड तो ले सकते हैं, बट उसका एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर 12 से 18 महीने में उस सेक्टर का मूवमेंट मॉनिटर करें। आज की तारीख में नेक्स्ट 5-7 साल के जो हमने सेक्टर बात किए हैं, फार्मा ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ थीमेटिक फंड ले सकते हैं, वो सब प्ले करना है। अब पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा, बिकॉज रोहित हम लोग सब कोई बात करते हैं डेटा सेंटर इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन डेटा सेंटर बनने में खाली 50% आईटी कॉस्ट है, 10 से 15% कंस्ट्रक्शन है, विच इज लाइक रियल्टी वाला पोर्शन आ जाएगा आपका, एंड बाकी अलाइड इंडस्ट्रीज है। सो ऐसा नहीं डेटा सेंटर बनने से बाकी इंडस्ट्री नहीं चलेंगे, आपका रियल्टी चलेगी, फिनिश गुड प्रोडक्ट्स लाइक टाइल्स, पेंट्स, ये सब सेगमेंट चलेंगे, कंज्यूमर गुड्स चलेंगे। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो मेरा सजेशन ये है आप फ्लेक्सी कैप वाला पोर्शन वहां पे चलाएं, आप चूज कर लें मल्टी कैप रखना है नहीं रखना। अगर अदरवाइज कोटक का मिड कैप इज वन ऑफ द बेटर फंड्स इमर्जिंग इक्विटी, तो आपके 2 मिड कैप हो जाएंगे, 2 स्मॉल कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक सेक्टोरल फंड है। प्रॉब्ली आपका रिटर्न थोड़ा बढ़ जाएगा एंड होपफुली आप 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा पैसा बना पाएंगे। एक ही सजेशन है जुनेजा जी कि अगर आज की तारीख में आप ये 2 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, मेरा सजेशन है टारगेट फॉर 2.5-3 करोड़, बिकॉज इन्फ्लेशन की कॉस्ट के कारण आपका उस टाइम का खर्चा हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो एक वो एडिशनल कुशन आप प्रोविजन करें। हो सके तो कभी बुलेट पेमेंट आए तो आप उसमें लमसम ऐड कर लें जो स्कीम में चला रहे हैं वहीं पे, एंड होपफुली गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी गुड। तो चलिए, रक्षित जी को बिल्कुल अपना जवाब मिल गया होगा और डेफिनेटली आप अपने जो है गोल तक जरूर पहुंच जाएंगे। आज का जो हमारे प्राइम मेंबर के आखिरी सदस्य हैं उनका अब सवाल ले लेते हैं सर। विक्रम सरकार नाम है इनका और बदलाव की जरूरत है नहीं है पोर्टफोलियो में, वो जानना चाह रहे हैं। मैं एक एक करके सिप के इनके फंड के बता देता हूँ। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ वाला 9,350 रुपये ये सिप कर रहे हैं इसमें। बंधन स्मॉल कैप फंड में ये 6,000 कर रहे हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में ये 5,000 कर रहे हैं। एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ये 500 रुपये निवेश कर रहे हैं। टोटल 20,850 रुपये की सिप ये मंथली कर रहे हैं। तो सर आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? सरकार सर फिर अब ये अगर मान लिया जाए 35 साल के नीचे हैं
तो आप एक चीज से हतोत्साहित नहीं होएगा, टाटा डिजिटल ने पिछले 18 महीने में रिटर्न कम दिया होगा क्योंकि आईटी नहीं चला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईटी विल डू वेल। सो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। स्मॉल कैप बंधन का अच्छा फंड है। निपॉन का लार्ज कैप, अगेन मेरा सजेशन है, अगर आपका 10 साल से ऊपर का होराइजन है तो निपॉन के ग्रोथ फंड या निपॉन के स्मॉल कैप में आप चलाएं। मेरा सजेशन है, 500 रुपए शायद आपने टेस्टिंग के लिए डाला होगा एचडीएफसी इंडेक्स फंड में, उसमें रखने की जरूरत नहीं, वो आप ऊपर वाले किसी भी 3 फंड में ऐड कर लें। या एक काम करें, वो 500 और 350 रुपए ऊपर से निकाल के थोड़ा 150 रुपए और जोड़ें, तो आप निपॉन का जो फंड सेलेक्ट करेंगे उसमें 6000 कर दें। बंधन का स्मॉल कैप 6000 चल रहा है, टाटा डिजिटल आपका 9000 चलता रहेगा। तो ये मिला के आपका मोटा मोटा 21,000 के आसपास का पोर्टफोलियो शुभशगुन से हो जाएगा, एंड रिटर्न आपके अच्छे आने चाहिए। जी, तो बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया वो चीज़ थोड़ा फ़ॉलो अप करें और चीज़ें बेहतर होंगी। सर, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ खत्म होता है। एक आखिरी सवाल ये मेरी तरफ से है और दर्शकों के लिए भी है, और ये बेसिकली उन न्यू कमर्स के लिए है जो अभी तक सिप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी जिन्होंने शुरू नहीं की है लेकिन करनी चाहिए या करना चाह रहे हैं लेकिन कोई उन्हें सलाह देने वाला नहीं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, कि जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, कितने फंड के साथ उनको पहली बार में निवेश करना चाहिए और मैक्सिमम या मिनिमम कितने टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और वो कौन से हो सकते हैं? नया साल कैसे शुरू करें इसके? रोहित, हमारे ऐसे ज्ञानी आदमियों ने क्या किया है ना, इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अदरवाइज मेरी जिंदगी में, मैं पिछले 30 साल से बता रहा हूँ, जब से मैंने अपनी नौकरी चालू की और म्यूचुअल फंड में 99 से चालू किया और 96 से मैं नौकरी कर रहा हूँ। पहले फिक्स प्राइस पब्लिक इशू हैंडल करता कैटेगरी 1 मर्चेंट। इन्वेस्टमेंट में आपको 4 ही सेगमेंट चाहिए। आपका इमरजेंसी कॉर्पस जो है, या तो बैंक एफडी या बैलेंस फंड में रखिए। उसको डेट में रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज जीसेक का मूवमेंट इक्विटी मार्केट से भी शार्प होता है। सो बैलेंस एडवांटेज में रखिए, जो कवर्ड होगा आपको 7 से लेके 12% के बीच में देगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मार्केट इज। या तो बैंक एफडी रखिए, कुछ नहीं करना है। आज की तारीख में कई सेविंग्स अकाउंट 6-7% का रिटर्न देते हैं, वहां पे मेंटेन कीजिए। उसके अलावा का तबका जो है, एंड ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी सिंपल, एंड इसका मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, इसमें कोई किताब से मैंने पढ़ा नहीं है। अगर आपका इनकम से, एक्सपेंस से कम इनकम है, तो पहले आपको एक टर्म प्लान लेना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट होंगे। अगर इनकम आपकी एक्सपेंस से 1 गुना से लेके 3 गुना के बीच की है, तब आपकी यात्रा इन्वेस्टमेंट की चालू हो पाएगी। बट इसमें एक ही अंतर है पहले बकेट में, कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका ईपीएफ जा रहा है, वो एक तरह का सेविंग है आपका। वो 500 रुपए हो, 200 रुपए हो, 250 रुपए, वो बात अलग है। जब ये तबके में आएंगे, और उसके बाद एक तबका आएगा 3 से 5 गुना होगा और 5 गुना से ज्यादा, जब ये वाले 2 आखिरी बकेट में आएंगे, तभी आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बट उम्र के लिहाज से, आपकी नौकरी चालू करने, बिजनेस चालू करने 4-5 साल बाद तक आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा होता है। आप जो 1000 रुपए बचाएं, 500 रुपए बचाएं, 100 रुपए बचाएं, बिकॉज छोटू सिप भी है, 250 रुपए की सिप भी कर सकते हैं आप। तो 50% आप स्मॉल कैप में रखें एंड 50% आप मिड कैप में रखें। अगर आपका एनपीएस जा रहा है तो उसको इक्विटी पोर्शन रहे। रीजन बहुत है, जितना लंबा समय आप देंगे मार्केट में, उतना ही कंपाउंडिंग ज्यादा होगा। स्मॉल और मिड कैप वोलेटाइल ज्यादा होते हैं, और हमने अपने अनुभव से देखा है कि एसआईपी में जितना ऊंच नीच होगा, रिटर्न हमारा ज्यादा बनेगा। तो मेरा कहना है, अपने अनुभव के आधार पे, एंड मेरी क्षमा उन सब लोगों से जो कहते हैं पहले आपको लार्ज कैप से चालू करना चाहिए। आप मेरे को डेटा देके प्रूव कर दो कि पिछले 15 साल में, 20 साल में, कहाँ तो हम बता रहे हैं कि आप एसआईपी करो 15 से 20 साल की, और कहाँ हम कह रहे हैं लार्ज कैप चालू करो। तो लार्ज कैप 15 से 20 साल में किस पीरियड में, 20 साल कोई भी होराइजन आप ले लीजिए, 1978 में सेंसेक्स चालू हो तब से लेके आज तक, कभी भी लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म नहीं हुआ। मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, तब भी मैं, विद ऑल डिस्क्लेमर एंड नो ओपिनियन टू बाय इट और सेल इट, रिलायंस की एक ग्रुप कंपनी है जियो फाइनेंशियल, वो भी डे 1 लार्ज कैप काउंट नहीं हुई थी। स्विगी, जोमैटो, ये सब भी आए जो $1 बिलियन, $2 बिलियन के आईपीओ आए, ये लार्ज कैप नहीं थे, ये स्मॉल और मिड कैप से ही चालू है। धीरे धीरे प्रगति होकर ऊपर जाएंगे, तो हमारा पैसा यही तबके में बनेगा। आज की तारीख में जेन माइक्रोसिस्टम, मस्त माइक्रोसिस्टम, एचएल, जो डिफेंस की हम बात करते हैं, सब स्मॉल और मिड कैप है। वहीं पे हमको सेगमेंट में ज्यादा बनेगा। थंब रूल बता सकता हूँ कितना रिटर्न बनना चाहिए आपको इक्विटी में,
इन्फ्लेशन जो पब्लिश डेटा होता है प्लस जीडीपी प्लस 3 से 4% आपका नॉर्मल इक्विटी फंड देगा। मिड कैप में आप 2% और जोड़ लीजिएगा, स्मॉल कैप में उस पे भी 2% जोड़ लीजिएगा। अगर आप वोलेटिलिटी के साथ जिंदा रह सकते हैं ज्यादा समय तक के लिए, पेशेंस आपके पास है, टाइम इज ओनली हेल्पिंग यू टू कंपाउंड। जिस दिन आप डर गए, अगर किसी ने कोविड के टाइम पे निकाला होगा, दोबारा पैसा डालने के टाइम पे जब आया होगा, कम से कम 25-30% मार्केट ऊपर मिली होगी। तो मेरा अनुभव कहता है स्मॉल मिड कैप इज द प्लेस टू बी। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे, जब इनकम आपकी 3 गुना से ज्यादा हो, सेक्टोरल फंड तब खेलिए, क्योंकि बीच में आपको अपने लिए मकान का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। या तो आप किराए पे रहेंगे या खरीदेंगे। वी कैन डिबेट कि बड़े शहरों में खरीदें कि ना खरीदें, बट करना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये सवाल वैसे उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से कर रहे हैं, तो उम्मीद है उनको ये जवाब जरूर अब समझ आ गया होगा। सर ने बिल्कुल बारीकी से और एकदम आसान भाषा में समझाया है कि आपको कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। इनफैक्ट दर्शकों के साथ साथ मैंने भी सीखा है काफी कुछ आज। तो वो सब जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे, उनको ये चीजें नई जानने और समझने को मिलेगी। खैर, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रोहित। तो दोस्तों, मनी 9 का ये जो खास पेशकश हम आपके लिए लाते हैं आज, इसमें इस साल का ये आखिरी है। अब नए साल में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कैसे होगी उसके लिए जरूरी है आपको पता हो कि आपको अपने सवाल पूछने कहाँ है। तो हमारा ईमेल आईडी, हमारा जो प्लान है, वो सब आपको देखना होगा। वो आपको हमारे इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, money9prime@tv9.com। इस पर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके जरिए अपने जो गेस्ट होते हैं उनसे सवाल लेंगे और आपको आपके जवाब पहुंचाएंगे। और इसके अलावा आपको, अगर अभी आप नहीं जुड़े हैं, प्राइम मेंबर नहीं हैं, तो प्राइम के हमारे वो भी दिखाई देंगे कि पैकेज कौन कौन से हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी, जो भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लेना चाहें, जो आपकी क्षमता के हिसाब से फिट बैठे, वो आप ले सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। बस आज के शो में इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी आपसे नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर।